जरा सोचने वाली बात है। जब बाहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो दुनिया कैसी दिखती है? बहुत ही डरावनी। बिल्कुल। मतलब ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है। हम 2026 की उस भीषण गर्मी की बात कर रहे हैं, जिसने दिल्ली और राजस्थान में सड़कों के डामर तक को पिघला दिया था। हाँ, वो तस्वीरें तो सबने देखी थी। है ना? और आम तौर पर जब इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, तो एक नियमित वेतनभोगी कर्मचारी अपने वातानुकूलित दफ्तर में बैठकर काम कर सकता है, या वर्क फ्रॉम होम ले सकता है, या फिर छुट्टी भी ले सकता है। सही बात है। लेकिन इस चिलचिलाती धूप में सड़कों पर जो लोग खाना पहुंचाते हैं या कैब चलाते हैं, उनके लिए ये गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं है। ये उनके लिए एक मूक आय आघात है। मतलब एक साइलेंट इनकम शॉक। ये साइलेंट इनकम शॉक बहुत ही सटीक शब्द है, क्योंकि देखिए वे आय खोए बिना काम से ब्रेक ले ही नहीं सकते। उनके पास सवेतन छुट्टी या जैसे हम पेड लीव कहते हैं, उसका कोई विकल्प होता ही नहीं है। उन्हें हर दिन अपनी सेहत और अपने परिवार की आजीविका के बीच एक बेहद खतरनाक संतुलन बनाना पड़ता है। भीषण गर्मी कोई अलग थलग संकट नहीं है, बल्कि ये उस कार्यबल के लिए एक कठिन परीक्षा की तरह है, जो पहले से ही और नौकरी की सुरक्षा या किसी भी तरह के बुनियादी सुरक्षा जाल के बिना हर दिन काम कर रहा है। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही है। शीर्षक था भारत की गिग इकोनॉमी के स्वरूप का पुनर्निर्धारण। हाँ, वो लेख काफी चर्चा में रहा है। बिल्कुल। और इस लेख ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारा मिशन आज इस तेजी से बढ़ते बाजार की केवल सतही चमक या जो कन्वीनियंस है उसे देखना नहीं है, बल्कि इसकी कठोर वास्तविकताओं और व्यवस्थागत कमियों को समझना है। जो कि बहुत जरूरी है। अगर हम कागज पर देखें या कानूनी भाषा में पढ़ें, तो इन वर्कर्स को स्वतंत्र ठेकेदार या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। बिल्कुल। और ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे वे अपने खुद के बॉस हों। हाँ, सुनने में तो यही लगता है कि आजादी है। लेकिन एक एनालॉजी दूं, कागज पर ये स्वतंत्र हैं, लेकिन असलियत में वे किसी पारंपरिक कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी से भी ज्यादा सख्त नियंत्रण और निगरानी में काम करते हैं। सही कहा। दफ्तर में तो फिर भी मतलब इंसान कॉफी ब्रेक ले सकता है, लेकिन यहाँ एक अदृश्य बॉस हर सेकंड आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है। और इसी भेद्यता को, मतलब इस लाचारी की जड़ों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये गिग इकोनॉमी अब कितनी विशाल हो चुकी है। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि गिग इकोनॉमी का मतलब सिर्फ डिलीवरी राइडर या कैब ड्राइवर होता है। एकदम सही बात है। अगर हम नीति आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें, तो वर्तमान में भारत में 7.7 मिलियन, मतलब 77 लाख प्लेटफॉर्म वर्कर हैं। बाप रे, ये संख्या तो बहुत बड़ी है। हाँ, और अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख को पार कर जाएगी। ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग। लेकिन एक सवाल है, ये सेक्टर अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अभूतपूर्व विस्तार के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है हमारी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई। अच्छा। अगर हम इसे गहराई से समझें, तो गिग इकोनॉमी तब तक काम नहीं कर सकती जब तक कि तुरंत भुगतान की सुविधा न हो। मार्च 2026 के ही आंकड़े देख लीजिए। यूपीआई के जरिए एक महीने में 20 अरब से अधिक लेन देन हुए। 20 अरब? हाँ, इस तत्काल भुगतान प्रणाली और आधार आधारित पहचान ने कंपनियों के लिए लेन देन और वेरिफिकेशन की लागत को लगभग शून्य कर दिया है। यानी तकनीक ने उस घर्षण या फ्रिक्शन को खत्म कर दिया जो पहले लोगों को काम पर रखने में आता था। और इसका असर सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। लेख में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है कि क्रिएटर इकोनॉमी का आकार अब 30,000 करोड़ का हो गया है। ये टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बहुत तेजी से फैल रही है। मतलब जहां लोग सोशल मीडिया के जरिए कंटेंट बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। और इसके साथ ही एक नया ट्रेंड सामने आया है, जो सिर्फ नीले कॉलर वाले कामों तक सीमित नहीं है। इसे प्रोजेक्ट आधारित भर्ती या व्हाइट कॉलर गिगिंग कहा जाता है। अच्छा, व्हाइट कॉलर गिगिंग। हाँ, अब कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डेटा साइंस जैसे उच्च कौशल वाले कार्यों के लिए भी स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करने के बजाय प्रति प्रोजेक्ट के आधार पर लोगों को काम पर रख रही हैं।
भारत अब वैश्विक एआई डेटा लेबलिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा बैकएंड बनता जा रहा है। लेकिन जरा रुकिए, क्या इसका मतलब यह है कि कंपनियां जानबूझकर अपनी निश्चित लागतों जैसे पीएफ, स्वास्थ्य बीमा और ऑफिस स्पेस के भारी भरकम खर्चों को बचाने के लिए इन लोगों को सलाहकार का नाम दे रही हैं? बिल्कुल यही हो रहा है। क्या वे एक तरह का ह्यूमन क्लाउड बना रही हैं? जैसे कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज होता है, जब जरूरत हो तब टैलेंट को डाउनलोड कर लो, इस्तेमाल करो, और जब जरूरत ना हो तो बिना किसी जिम्मेदारी के उसे डिलीट कर दो। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। कंपनियां निश्चित लागत को परिवर्तनीय लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में बदल रही हैं। और देखिए यहीं से इस मॉडल का सबसे अंधकारमय पहलू शुरू होता है। तकनीक ने भले ही लेन देन को आसान बना दिया हो, लेकिन विडंबना यह है कि यही तकनीक इन वर्कर्स के लिए एक अदृश्य, निर्दयी और कभी ना थकने वाला बॉस बन गई है, जिसे लेख में एल्गोरिथम बॉसवाद कहा गया है। ये बहुत ही डरावना शब्द है। हाँ, ये है भी। कंपनियों द्वारा वर्कर्स को कर्मचारी के बजाय पार्टनर कहना सिर्फ मार्केटिंग का खेल नहीं है। कानूनी तौर पर इसके बहुत गहरे मायने हैं। इस एक शब्द के कारण उन्हें ओवरटाइम का पैसा नहीं मिलता, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं मिलती। लेख इसे साफ तौर पर छद्म रोजगार या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहता है। असल में ये एक विनियामक शून्य, मतलब एक रेगुलेटरी वैक्यूम पैदा करता है। वर्कर्स से उम्मीद की जाती है कि वो एक उद्यमी की तरह सारे जोखिम उठाए, अपना वाहन खरीदे, पेट्रोल का खर्च दे, मेंटेनेंस दे। हाँ, सारा खर्च तो उसी का है। बिल्कुल। लेकिन काम करते समय काम कैसे करना है, किस रास्ते से जाना है, किस ग्राहक को क्या जवाब देना है, इन सब पर नियंत्रण किसी भी पारंपरिक बॉस से कहीं ज्यादा सख्त होता है। और ये नियंत्रण कोई इंसान नहीं, अपारदर्शी एल्गोरिदम करते हैं। यहाँ ये बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। ये पूरी व्यवस्था मुझे एक ऐसे वीडियो गेम की तरह लगती है जहां गेम बनाने वाला लगातार बैकएंड में नियम बदल रहा है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। मान लीजिए कोई एक गेम खेल रहा है, लेकिन उसे अपना स्कोर बोर्ड नहीं दिख रहा। उसे पता ही नहीं होता कि काम का आवंटन आखिर हो कैसे रहा है, वेतन या इंसेंटिव के नियम क्या हैं। और सबसे डरावनी बात, अगर ग्राहक की एक कम रेटिंग आ गई तो बिना किसी मानवीय सुनवाई के डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, यानी नौकरी गई। हाँ, वो भी तुरंत, बिना कोई सफाई का मौका दिए सीधा गेम से बाहर। एक वर्कर आखिर एक ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम का विरोध कैसे कर सकता है? कोई कंप्यूटर कोड के सामने अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा? वो कर ही नहीं सकते। एल्गोरिदम उनसे बात नहीं करता, वो सिर्फ निर्देश देता है और सजा देता है। और इसका सीधा असर उनकी वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। आपको पता है 40% गिग वर्कर्स की मासिक आय 15,000 रुपए से भी कम है। बाप रे, 15,000 से भी कम? हाँ, और जब आय इतनी कम और अनिश्चित हो तो कोई भी बैंक उन्हें लोन नहीं देता। नतीजा, वे हमेशा ऊंचे ब्याज वाले अनौपचारिक कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। और सिर्फ पैसा ही नहीं, काम करने की स्थितियां भी बहुत चिंताजनक हैं। 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानेसर के एक अमेज़न वेयरहाउस की स्थितियों पर स्वतः संज्ञान लिया था। हाँ, मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ी थी। वहां हालात इतने अमानवीय थे कि वर्कर्स के लिए बुनियादी विश्राम की जगह नहीं थी, यहां तक कि महिलाओं के लिए शौचालय तक की सुविधा नहीं थी। जब किसी को पार्टनर कहकर बुनियादी श्रम कानूनों से पल्ला झाड़ लिया जाता है तो ऐसी स्थितियां पैदा होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और इस पूरी समस्या को पहचानने के बाद सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पेश की थी। इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था। इसके तहत यह अनिवार्य किया गया कि एग्रीगेटर्स अपने कुल टर्नओवर का 1 से 2% एक सामाजिक सुरक्षा कोष में देंगे। तो क्या ये काम कर रहा है? क्योंकि जमीन पर तो हालात अलग ही दिखते हैं। बिल्कुल नहीं। वास्तविकता ये है कि ये पूरी योजना अभी तक पंजीकरण के स्तर पर ही अटकी हुई है। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जहां कंपनियां ये योगदान दे भी रही हैं, वहां वे इसकी भरपाई वर्कर्स के इंसेंटिव काटकर कर रही हैं। माफ कीजिएगा, क्या मतलब वर्कर की सामाजिक सुरक्षा का पैसा उसी की जेब से निकाला जा रहा है? हाँ, दुर्भाग्य से यही सच है। ये तो पूरी तरह से इस कानून के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देता है। यही तो इस अपारदर्शी एल्गोरिदम की ताकत है। पे स्ट्रक्चर इतना जटिल होता है कि वर्कर समझ ही नहीं पाता कि उसका पैसा कहाँ कटा। ये बहुत ही चिंताजनक है। और अगर हम इस एल्गोरिदम के दबाव के सबसे खतरनाक रूप की बात करें तो वो हमें त्वरित वाणिज्य यानी क्विक कॉमर्स में देखने को मिलता है। वही 10 मिनट डिलीवरी वाला मॉडल, जो आजकल बहुत आम हो गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती।
जनवरी 2026 में सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 10 मिनट डिलीवरी की गारंटी को रोका जाए। तो फिर सड़कों पे इतनी आपाधापी क्यों है? देखिए, क्योंकि बाजार की प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि भले ही ऐप पर ग्राहक को 10 मिनट का टाइमर न दिखे, बैकएंड में एल्गोरिदम अभी भी गति को ही इनाम देता है। अच्छा, तो सिस्टम अभी भी वैसा ही है? बिल्कुल। वर्कर्स पर अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी का एक अनौपचारिक लेकिन बहुत भारी दबाव हमेशा रहता है। जो वर्कर जितनी जल्दी डिलीवरी करेगा, एल्गोरिदम उसे उतने ही ज्यादा और अच्छे ऑर्डर देगा। इस अंधी दौड़ ने ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख दिया है और दुर्घटनाओं का जोखिम कई गुना बढ़ा दिया है। और हम आए दिन खबरों में पढ़ते हैं कि किसी डिलीवरी राइडर का एक्सीडेंट हो गया, और कई मामलों में तो कंपनियों के पास इन हादसों के लिए पर्याप्त बीमा कवर तक नहीं होता। ये इस व्यवस्था का बहुत ही काला सच है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को एक दूसरे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले चलते हैं, गिग इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। केयर गिग्स जैसे टेली हेल्थ, ऑनलाइन एजुकेशन या घर पर ब्यूटी सैलून सेवाओं ने महिलाओं के लिए कुछ नए रास्ते जरूर खोले हैं। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प पहल है। इस पहल ने महिला गिग वर्कर्स को 2 पहिया वाहनों तक पहुंच दी, जिससे उनकी गतिशीलता बढ़ी और उनकी आय में 14% की वृद्धि देखी गई। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये एक विरोधाभास है। वो कैसे? एक तरफ तो फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन के नाम पर महिलाएं अर्थव्यवस्था में वापस आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें एक दोहरे बोझ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घर और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियां अभी भी समाज ने उन्हीं पर डाली हुई हैं। ये तो एक कड़वी सच्चाई है। और देखिए, यहीं पर एल्गोरिदम का एक बहुत ही सूक्ष्म पक्षपात या बायस सामने आता है। वो कैसे? मतलब एल्गोरिदम को क्या पता कि कौन पुरुष है और कौन महिला? वो तो सिर्फ डेटा देखता है ना? बिल्कुल। एल्गोरिदम जेंडर नहीं देखता, लेकिन वो उपलब्धता देखता है। अच्छा। एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो उन वर्कर्स को ज्यादा काम और बेहतर इंसेंटिव देते हैं जो लगातार बिना ब्रेक के और देर रात तक काम कर सकें, क्योंकि देर रात डिमांड ज्यादा होती है। समझ गया। अब महिलाएं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों या सुरक्षा कारणों से अक्सर देर रात तक या बिना ब्रेक लिए काम नहीं कर पाती। नतीजा ये होता है कि एल्गोरिदम उन्हें उच्च आय वाले स्लॉट से बाहर कर देता है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम जानबूझकर महिलाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिस्टम जिस तरह से काम करता है उसका अंतिम परिणाम महिलाओं को नुकसान पहुंचाना ही है। बिल्कुल सही कहा। तो क्या इसी वजह से महिलाएं सिर्फ पिंक कॉलर भूमिकाओं तक सीमित रह जाती हैं, जैसे डेटा एंट्री, सिलाई या बुनियादी सौंदर्य सेवाएं, जहां पैसा भी कम है और विकास की गुंजाइश भी कम है? हाँ, यही मुख्य कारण है। क्या ये प्लेटफॉर्म्स सुविधा के नाम पर कम कौशल वाले श्रमिकों के सस्ते श्रम का बस फायदा उठा रहे हैं, जहां उनके करियर के विकास का कोई रास्ता नहीं है? तकनीकी भाषा में इसे प्लेटफॉर्म लॉक इन कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में 47% गिग वर्कर मध्यम कौशल और 31% निम्न कौशल वाले कार्यों में फंसे हुए हैं। प्लेटफॉर्म लॉक इन का मतलब क्या है? क्या वे दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते? वे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक पेंच है। मान लीजिए एक वर्कर ने एक ऐप पर दिन रात मेहनत करके 3 साल में 5 स्टार रेटिंग हासिल की। अब अगर वो किसी दूसरे ऐप पर जाना चाहे तो 5 स्टार रेटिंग ट्रांसफर नहीं होती। अरे हाँ, उसे नए ऐप पर फिर से शून्य से एक नए वर्कर की तरह शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए वे अपनी मेहनत से बनाई गई रेटिंग को छोड़ने के डर से उसी प्लेटफॉर्म पर फंसे रह जाते हैं। ये तो किसी कॉर्पोरेट कर्मचारी के सीवी या अनुभव प्रमाण पत्र को फाड़ देने जैसा है। मतलब अगर मैं 5 साल किसी कंपनी में काम करूं तो मैं अपना अनुभव दूसरी कंपनी को दिखा सकता हूं, लेकिन यहाँ उनका पूरा डिजिटल वजूद एक ऐप के अंदर कैद है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो हमने समस्याएं तो बहुत गहराई से समझ ली। अपारदर्शी एल्गोरिदम, कम आय, महिलाओं के प्रति अप्रत्यक्ष बायस और शुरुआत में जिस भीषण गर्मी की हमने बात की, वैसी चरम जलवायु परिस्थितियां। लेकिन क्या इस पूरी व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लेख बहुत स्पष्ट करता है कि इसका उत्तर सिर्फ व्यवस्था की आलोचना करने में नहीं है, बल्कि मजबूत व्यवहारिक बदलावों में है। और अच्छी बात यह है कि इस लेख में समाधानों का एक बहुत ही बेहतरीन ढांचा पेश किया गया है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पोर्टेबल बेनिफिट ढांचा, जिसे लेख में बैकपैक मॉडल कहा गया है। ये विचार मुझे बहुत दिलचस्प लगा। क्या आप समझा सकती हैं कि ये काम कैसे करेगा? देखिए, अभी क्या होता है कि अगर कोई स्वास्थ्य लाभ या बीमा है भी
तो वो किसी एक कंपनी से जुड़ा होता है। हाँ, नया मॉडल ये कहता है कि ये लाभ कंपनी से नहीं बल्कि वर्कर के यूएएन यानी सार्वभौमिक खाता संख्या से जुड़ा होना चाहिए। इसे एक डिजिटल बैकपैक की तरह समझें। अच्छा, एक बैकपैक जो वर्कर के साथ साथ चलता है। बिल्कुल। मान लीजिए एक वर्कर ने सुबह एक कंपनी के लिए फूड डिलीवरी की, दोपहर में दूसरी कंपनी की कैब चलाई और शाम को किसी तीसरे ऐप पर छोटा-मोटा काम किया। उसके हर काम का एक छोटा सा अंश एक सेस के रूप में उसके उस बैकपैक में जुड़ता जाएगा। वो जहां भी जाएगा उसका सुरक्षा जाल उसके साथ जाएगा। ये वाकई क्रांतिकारी हो सकता है। और जो रेटिंग वाली बात हमने अभी की थी, उसके लिए भी इसमें एक समाधान है, कौशल पोर्टेबिलिटी पासपोर्ट। रुको, इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क या NSQF क्रेडिट। इसका असल में मतलब क्या है? ये 5 स्टार रेटिंग को करियर में कैसे बदलेगा? इसका मैकेनिज्म बहुत सीधा है। अगर हम ब्लॉकचेन जैसी सुरक्षित तकनीक का उपयोग करके एक ऐसा डिजिटल पासपोर्ट बनाएं जो वर्कर की 5 स्टार रेटिंग और उसके काम के घंटों को आधिकारिक NSQF क्रेडिट में बदल दे, तो इससे क्या होगा? इसका मतलब है कि सरकार उस रेटिंग को एक कौशल या स्किल के रूप में मान्यता देगी। फिर ये सिर्फ एक गिग न रहकर कॉर्पोरेट दुनिया या फॉर्मल सेक्टर में जाने के लिए एक मान्य अनुभव बन जाएगा। क्या बात है! मतलब डिलीवरी का अनुभव कल को लॉजिस्टिक्स मैनेजर बनने के काम आ सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा पूंजी की समस्या के लिए कैश फ्लो आधारित गिग क्रेडिट की बात की गई है। चूंकि इनके पास फिक्स सैलरी की स्लिप नहीं होती, इसलिए बैंक इन्हें लोन नहीं देते। सही बात है। लेकिन अगर इनकी रियल टाइम प्लेटफॉर्म आए, यानी जो पैसा वो रोज कमा रहे हैं, उसे ही आधार मानकर ओपन क्रेडिट नेटवर्क के जरिए बिना जमानत के ऋण दिया जाए, तो ये वर्कर्स किराए के वाहन छोड़कर अपने खुद के वाहन खरीद सकते हैं। और अगर हम वापस उसी भीषण गर्मी की बात करें जिससे हमने शुरुआत की थी, तो उसके लिए जलवायु अनुकूल मानक तय करना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। सरकारों को प्लेटफॉर्म्स के लिए हीट स्टॉप प्रोटोकॉल लागू करना होगा। हीट स्टॉप प्रोटोकॉल, यानी जब तापमान एक सीमा से ऊपर जाए तो काम रोक दिया जाए। लेकिन फिर उनकी कमाई का क्या होगा? देखिए, यहीं पर नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है। इसका मतलब है चरम मौसम के दौरान अनिवार्य और सवेतन ब्रेक देना। साथ ही कंपनियों के लिए ये अनिवार्य करना कि वो शहरों में ग्रीन जोन बनाएं, जहां वो आराम कर सकें। हाँ, जहां वर्कर्स के लिए ठंडे पानी, आराम करने की जगह और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां ये सब खुशी खुशी मान लेंगी? इन सब बदलावों को जमीन पर उतारने के लिए वर्कर्स के पास भी तो कोई ताकत होनी चाहिए। यहीं पर लेख डेटा आधारित सामूहिक सौदाकारी या कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करता है। बिल्कुल। आज के समय में पारंपरिक यूनियनें गिग इकोनॉमी में काम नहीं कर पाती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर ये वर्कर अपनी आवाज कैसे उठाएं? समाधान है अकाउंट एग्रीगेटर के जरिए डिजिटल वर्कर काउंसिल बनाना। अच्छा। सोचिए, अगर हजारों वर्कर अपनी कमाई, अपने काम के घंटे और एल्गोरिथम के व्यवहार का डेटा एक साथ मिला लें, तो उनके पास भी कंपनियों से मोलभाव करने के लिए एक ठोस आधार होगा। और एक और चीज जो मुझे बहुत भविष्यवादी लगी वो है विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन, या जिसे DO कहा गया है। ये DO क्या है? क्या अब डिलीवरी करने वाले लोग खुद अपना ऐप बनाएंगे? इससे ऐसे समझिए कि यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्कर कोऑपरेटिव या श्रमिक स्वामित्व वाला ऐप है। इसमें कोई एक मालिक नहीं होता, बल्कि जो लोग काम कर रहे हैं वही इसके नियम और कमीशन तय करते हैं। लेकिन कोई भी नया ऐप उबर या स्विगी जैसी विशाल कंपनियों से कैसे मुकाबला करेगा? मतलब उनके पास तो अरबों डॉलर की फंडिंग है। इसीलिए लेख में सुझाव दिया गया है कि सरकार को इन श्रमिक स्वामित्व वाले ऐप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत के 5 साल तक टैक्स हॉलिडे यानी करों में छूट देनी चाहिए। इससे ये स्थानीय विकल्प बड़ी वैश्विक एकाधिकार वाली कंपनियों को टक्कर दे सकेंगे। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? अगर इस पूरी चर्चा को एक एनालॉजी में समेटना हो तो ये हर वर्कर को उसका खुद का एक डेटा ब्रीफकेस देने जैसा है। बहुत सही तुलना है। एक ऐसा ब्रीफकेस जिसमें उसका सारा अनुभव, उसकी सारी रेटिंग, उसकी स्वास्थ्य नीतियां और उसके सारे लाभ सुरक्षित हैं। और वो अपना ये ब्रीफकेस लेकर आजादी से किसी भी कंपनी के पास जा सकता है बिना कुछ खोए। बिल्कुल। अंततः बात यहीं आकर टिकती है कि क्या हम तकनीकी नवाचार और मानवीय गरिमा के बीच संतुलन बना सकते हैं?
गिग इकोनॉमी को अब महज सुविधा आधारित या कन्वीनियंस बेस्ड मॉडल से आगे बढ़ना ही होगा। इसे एक समतामूलक और टिकाऊ मॉडल में बदलना होगा, जहां काम के लचीलेपन का मतलब जीवन भर की असुरक्षा ना हो। और ये बात सिर्फ नीति निर्माताओं के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है। जो भी लोग खाना ऑर्डर करते हैं, जो भी लोग कैब बुक करते हैं या 10 मिनट में ग्रोसरी मंगवाते हैं, वे सब इसी विशाल इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। बिल्कुल, हम सभी इसके भागीदार हैं। स्रोतों के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जरा सोचिए, अगर कल को सरकारें इन प्लेटफॉर्म्स पर हीट स्टॉप प्रोटोकॉल लागू कर दें, जगह जगह ग्रीन जोन बनाना अनिवार्य कर दें और हर वर्कर के लिए पोर्टेबल बेनिफिट्स और न्यूनतम आय सुनिश्चित कर दें, तो क्या ये सस्ते और ऑन डिमांड गिग वर्क का जो मूल मॉडल है वही खत्म नहीं हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्या ये ऐप कंपनियां इन अतिरिक्त लागतों को सह पाएंगी, या फिर हमारे सामने वही पुराना दौर लौट आएगा जहां नौकरियां महंगी, स्थायी और बेहद सीमित हुआ करती थी? क्या ये सुविधा और न्याय दोनों एक ही समय में एक ही व्यवस्था में एक साथ जिंदा रह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की अर्थव्यवस्था को तय करेगा।